हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना रवि भैया और मैं आ गया हूं आपकी 15 मिनट सीरीज के अंदर आज एक चैप्टर लेकर जिसका नाम है हेरिडिटी। और हम इस चैप्टर को बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे, अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिससे हमारे मार्क्स डिडक्ट ना होने पाए पेपर के अंदर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब बच्चों हेरिडिटी होता क्या है, पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों के अंदर ट्रांजिट करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। फिर आता है आपके पास वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है बच्चों डिफरेंस। फॉर एग्जांपल जैसे पेरेंट्स से बच्चों के बीच में डिफरेंस होता है, और अगर हमारे भाई बहन है तो हमारे लुकिंग में भी डिफरेंस होता है। उन सब चीजों को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएशन की। जैसे हमारे पास देखने को मिलता है नेचर हो गया, नेचर ऑफ वेरिएशन हो गया। जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया ग्रो करता है, मतलब ये अलग अलग टाइप के वेरिएशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, वो भी अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों हेरिडिटी की। जैसा कि आप जानते हैं पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक बच्चों के अंदर ट्रांजिट करना। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक होता है इनहेरिटेड और एक होता है एक्वायर्ड। इनहेरिटेड का मतलब होता है जो पेरेंट से डायरेक्ट बच्चों को मिले हुए हैं, लेकिन एक्वायर्ड का मतलब होता है जो हमने अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से एक्वायर किए हैं। अब अगर मैं बात करूं इनहेरिटेड की, जो एग्जांपल आएगा नोज शेप, हेयर कलर, आपने ये सब देखा होगा। लेकिन एक्वायर्ड के अंदर आएगा जैसे लर्निंग न्यू लैंग्वेज, प्लेइंग टेनिस। अब अगर मैं टेनिस खेल रहा हूं तो ये मैंने पहले से तो नहीं सीखा हुआ ना, ये मुझे बाद में आया है जब मैंने उसके ऊपर प्रैक्टिस की है, तो इसे बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चों, हमारे पास आते हैं मेंडल साहब। और मेंडल भाई साहब का इस चैप्टर के अंदर बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। सबसे पहले तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉस कराए, जिसमें इन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया था, जो कि आप लोग जानते हैं। और नंबर 1 इनके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स ये आता है कि इसमें ना कुछ इन्होंने फैक्टर और जीन, कुछ अलील, इस तरीके से नाम याद करे थे। मतलब नाम याद करे थे इन द सेंस नाम को यूज करा था। तो फैक्टर, अलील, जीन, ये सब क्या होते हैं? ये एक तरीके से एक ना इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में जाकर के रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ होते हैं डोमिनेंट, रिसेसिव और जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। इन सब के बारे में आपको एक एक डिफाइन बता देता हूं। डोमिनेंट ट्रेट का मतलब होता है बच्चों, डोमिनेंट अलील का मतलब होता है जैसे हमारे पास ना 50 बच्चों का ग्रुप हो, उस 50 में से कोई एक बच्चा ऐसा जरूर होगा जो अपनी डोमिनेंसी को बार बार दिखाता है, उसे बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। और एक बच्चा ऐसा जरूर होगा जो बड़ा दब्बू सा बन के बैठा होगा, उसे बोलते हैं बच्चों रिसेसिव कैरेक्टर। यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करे वो डोमिनेंट हो गया। जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाकर छुप जाए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अभी व्हाइट कलर था लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में व्हाइट कलर दिखा ही नहीं, तो वो हो गया रिसेसिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जीन्स की अपीयरेंस, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, जेनेटिक अपीयरेंस है, यानी जीन्स की अपीयरेंस है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्लांट को ग्रो करवाया तो प्लांट लॉन्ग था, शॉर्ट था, तो ये दिखने में कैसा दिख रहा है, उसे बोलते हैं फिनोटाइप। होमोजाइगस जिसमें सेम होते हैं, हेटेरोजाइगस जिसमें अलग अलग हो। होमोजाइगस का एग्जांपल कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, जबकि हेटेरोजाइगस का एग्जांपल बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड के अंदर हम लोगों ने सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को लेना है, क्योंकि मेंडल साहब ने क्या करा था, मोनोहाइब्रिड में किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया था, उन्होंने प्लांट की हाइट को लिया था, एक टॉल और एक शॉर्ट। उन्होंने फिर इसका क्रॉस करवाया। क्रॉस कराने के बाद आपको उन्हें कुछ ऐसा सा रिजल्ट मिला। जब F1 जनरेशन उन्हें मिला तो F2 जनरेशन के अंदर उन्होंने सेल्फिंग कराई। देखिए कैपिटल टी, स्मॉल टी है, उसी से क्रॉस कराकर उन्होंने रिजल्ट बनाया। तो उन्हें ना एक जीनोटाइप मिला और एक फिनोटाइप मिला। आप यहां पर देख सकते हैं जीनोटाइप। देखिए जीनोटाइप मैंने क्या बोला, जीन्स की अपीयरेंस। तो देखो बच्चों 1 2 ये दो सेम है, ये अलग है और ये अलग है, तो 1:2:1 हो गया। जबकि अगर फिनोटाइप की बात करूं तो जहां भी कैपिटल टी आ जाएगा वो टॉल को रिप्रेजेंट करेगा, तो फिनोटाइप होता है 3 टॉल 1 शॉर्ट। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, हमारे पास आता है डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया जाता है, जैसे हाइट भी ले ली और कलर भी ले लिया। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक और है जैसे इंडिपेंडेंट लॉ आता है आपके पास, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके अंदर भी एग्जांपल डायहाइब्रिड क्रॉस आएगा। उसके पीछे का मेन रीजन ये है कि ये दोनों ना, जैसे आप कलर हो गया या हाइट हो गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। तो इसके अंदर उन्होंने 2 चीजें ली। एक तो उन्होंने लिया जो पी प्लांट था, राउंड था, येलो था। एक था आपके पास कैसा था, ग्रीन था और रिंकल था। सेम कंडीशन F1 जनरेशन, उसका क्रॉस कराया F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के अंदर आपको कुछ रिजल्ट मिलता है और उस रिजल्ट को बोलते हैं 9:3:3:1। यहां पर होगा, ये रहा, ये देखिए बच्चों 9:3:3:1। ये जो रेशो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें 9:3:3:1 आपको याद करना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों मेंडल के कुछ लॉ थे। सबसे पहले आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बारे में यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अगर जाते हैं 2 कैरेक्टरिस्टिक्स और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ले लें तो दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइट है वो कलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और जो कलर है वो हाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो उस चीज के लिए हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेग्रीगेट होना, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन।
तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करे, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट आता है आपके पास कैसे एक्सप्रेस्ड होते हैं। भाई कॉपी होती है डीएनए की, डीएनए क्या होता है, फादर से 50%, मदर से 50% आया और आने के बाद बच्चे के अंदर 100% चला गया, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है ना। डीएनए इज ए टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, इस चीज के लिए हम लोग बात करते हैं बच्चों। फिर आता है आपके पास सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा, सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत ईजी है, एक तो होता है नॉन जेनेटिक और एक होता है जेनेटिकली। जेनेटिकली तो आप लोग जानते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर फादर के पास XY तो मदर के पास XX क्रोमोसोम होते हैं, दोनों साइड से एक एक क्रोमोसोम आएगा और बच्चा फॉर्म होगा। मान लेते हैं कि अगर फादर की साइड से Y क्रोमोसोम आया तो मदर की साइड से तो X ही आना है, तो बच्चा जो होगा बच्चों वो हो जाएगा बॉय, बेबी बॉय। और अगर हम बात करें बेसिकली अगर फादर की तरफ से X आ गया तो मदर की तरफ से X क्रोमोसोम आएगा, दोनों को मिलाकर बनेगा बेबी गर्ल। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ना ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो फादर के ऊपर डिपेंड करता है ना कि मदर के ऊपर। नॉन जेनेटिकली की बात करें तो एनवायरमेंटल होता है, जैसे आपने टर्टल वगैरह का नाम सुना हो, यहां पर दिया भी होगा, स्नेल हो गया, टर्टल हो गया, इनके अंदर क्या होता है कि एग लेइंग करते हैं। अब अगर इन्होंने जहां पर एग दिए हैं और वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म था, तो वहां पर जो फॉर्म होगा यानी वार्म टेम्परेचर के अंदर जो फॉर्म होगा वो होगा फीमेल टर्टल या फीमेल स्नेल। यही अगर हम बात करें वहां पर जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा कोल्ड था या नॉर्मल था एज कंपेयर टू बाकी सभी जगहों से, तो अब कोल्ड टेम्परेचर होने की वजह से जो फॉर्मेशन होगा वो होगा बॉय का, यानी कि मेल टर्टल या फिर मेल स्नेल का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग का। मैं सेक्स डिटर्मिनेशन आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, और फर्टिलाइजेशन के बाद आप लोग जानते हैं सारी चीजों के लिए XX क्रोमोसोम और XY क्रोमोसोम इन मेल। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। और अगर आप यहां तक चैप्टर को देखते हुए हैं तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब जाकर के फटाफट इस चैप्टर के PYQ लगाएं और अपने आप को एकदम से क्लैरिफाई कर लें बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू।